Hello everyone, myself Hem Singh Shekhawat, Assistant Professor, Government Law College Nagaur। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमने जो एक वीडियो पहले भी बनाया था, जिसके अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। नाउ आज हम जो टॉपिक शेयर करेंगे, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रकृति। हम टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रकृति, ये जो क्वेश्चन है ये RJS JLO उस दृष्टिकोण से तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ में जो स्टूडेंट LLB कर रहे हैं उनके लिए भी ये 20 मार्क्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को मोस्टली एग्ज़ाम में पुटअप करते हैं। तो जो संविधान विशेषज्ञ है, संविधान वेता है, उन्होंने नेचर के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से? फर्स्ट इज संघात्मक यानी फेडरल, एंड सेकंड एकात्मक यूनिटरी। संघात्मक क्या होता है? फेडरल संविधान क्या होता है? फेडरल संविधान का मतलब है कि शक्तियों का विभाजन किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में। केंद्र और राज्य के बीच में संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सेंट्रल कानून बनाएगी, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्टेट कानून बनाएगी। दोनों अपने अपने क्षेत्र के अंदर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, एक दूसरे के क्षेत्र के ऊपर किसी भी प्रकार का वो अतिक्रमण नहीं करते, दोनों स्वतंत्र रह के अपने अपने फील्ड के अंदर कार्य करते हैं। यह तो होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है एकात्मक यूनिटरी संविधान। क्या होता है? यूनिटरी संविधान के अंतर्गत जो सारी शक्तियाँ है वो एक ही गवर्नमेंट के पास में रहती है, जो मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और जो स्टेट होते हैं, प्रांत हैं, वो सेंटर के अकॉर्डिंग, सेंटर के अधीन रहकर कार्य करते हैं। तो नेचर के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के, संघात्मक और एकात्मक, फेडरल एंड यूनिटरी। अब भारत का संविधान फेडरल है या यूनिटरी है या इन दोनों का मिश्रण है, इस चीज़ को हम इस टॉपिक में डिस्कस करें उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि एक जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, संघात्मक संविधान है, उसके आवश्यक लक्षण, आवश्यक तत्व उसके क्या है, और ये क्या जो तत्व है वो भारत के संविधान में पाए जाते हैं या नहीं। तो फर्स्ट, संघात्मक संविधान का जो आवश्यक तत्व है वो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, कि सेंटर और स्टेट के बीच में संविधान के द्वारा शक्तियों का क्या कर दिया जाता है? पार्टीशन कर दिया जाता है कि कौन से सब्जेक्ट पे सेंट्रल कानून बनाएगी, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट। दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी, एक दूसरे के वो सहयोगी के रूप में कार्य करेगी, न कि एक दूसरे के अधीन रहकर। सेकंड, संविधान का सर्वोच्च होना। एक संघात्मक संविधान के लिए क्या आवश्यक है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुपीरियर होना चाहिए, सबसे सर्वोच्च होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर देश के अंदर कुछ भी नहीं होगा। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है तो उस कानून को न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग करके शून्य घोषित कर सकती है, यानी संविधान सुपीरियर होगा। विधायिका हो, लेजिस्लेटिव,
कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, न्यायपालिका, इनका क्या स्वरूप होगा, क्या इनका संगठन होगा, कौन से फील्ड के अंदर ये कार्य करेगी, क्या इनकी पावर होगी, ये सभी की सभी चीज़ें संविधान के अंदर बता दी जाती है। किस प्रकार से एक निर्वाचन आयोग का गठन होगा, कैसे स्टेट के अंदर, सेंटर के अंदर सर्विस लगेगी तो यूपीएससी या पीएससी का गठन होगा। तो जो भी देश के, स्टेट के संचालन से संबंधित बात है, उन सभी बातों का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, रिटन के अंदर उल्लेख कर दिया जाता है। तो कहने का क्या मतलब है कि सबसे ऊपर क्या होगा, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर होगा। थर्ड इज संविधान का लिखित होना, रिटन होना। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तीसरी आवश्यक शर्त है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो रिटन होगा, लिखित होगा। क्यों? क्योंकि संघात्मक संविधान के अंदर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो ये जो विभाजन किया जाता है कि शक्तियाँ केंद्र के पास कौन सी होगी, राज्य के पास में कौन सी होगी, उनको रिटन के अंदर लिख दिया जाता है। संविधान में, रिटन में, लिखित में उसको लिख दिया गया है, जिससे क्या है कि सेंटर और स्टेट को ये ध्यान रहे कि कौन सी शक्तियाँ सेंटर की है, कौन सी शक्तियाँ स्टेट की है। तो संविधान का लिखित होना आवश्यक है। फिर आता है संविधान का अनम्य यानी कठोर होना। संघात्मक संविधान के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपरिवर्तनशील यानी अनम्य होना चाहिए, उसमें बहुत इजीली अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। तो संविधान है वो क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए संघात्मक संविधान जिसमें गवर्नमेंट जब चाहे अपनी मनमर्जी से इजीली अमेंडमेंट नहीं कर सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघात्मक संविधान के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्य कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन अपने पक्ष में नहीं करे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छे से इंटरप्रिटेशन करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय की आवश्यकता है, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, जिस पर किसी भी प्रकार से स्टेट का और सेंटर का कंट्रोल नहीं होगा। तो ये हमने जो संघात्मक संविधान की जो विशेषताएं देखी, क्या भारत के संविधान में ये विशेषताएं है? बिल्कुल है। केंद्र और राज्यों के बीच में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शक्तियों का विभाजन किया गया है, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, उन सभी के बारे में संविधान में बताया गया है। संविधान सुपीरियर है। कोई भी ऐसा कानून स्टेट या सेंटर नहीं बना सकती जिससे संविधान का अतिक्रमण हो। यदि ऐसा होता है तो न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग करके उसे शून्य घोषित कर सकती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। संविधान हमारा इस प्रकार का है कि उसमें कुछ ही ऐसे प्रोविजंस है जिसमें इजीली अपन अमेंडमेंट कर सकते हैं। बाकी संविधान में यदि अमेंडमेंट करना होगा तो विशेष बहुमत का प्रयोग करके ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की भारत में स्थापना की गई है। तो ये सारी की सारी जो पांचों विशेषताएं हैं, ये हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है। परंतु फिर भी कुछ आलोचकगण भारत के संविधान को एक पूर्ण रूप से संघात्मक संविधान नहीं मानते हैं। वो उसकी आलोचना करते हैं संघात्मक मानने में, जिनमें प्रमुख रूप से है प्रोफेसर हीरे और प्रोफेसर जेनिंग्स। जो प्रोफेसर हीरे है, इन्होंने तो ये कहा है कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक संविधान नहीं है बल्कि एक अर्ध संघात्मक संविधान है। अथवा दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक एकात्मक संविधान है जिसमें संघात्मक संविधान के तत्व सहायक के रूप में है, न कि भारत का संविधान एक संघात्मक है जिसमें एकात्मक तत्व सहायक के रूप में।
जेनिंग्स ने कहा कि भारत का संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, यानी सेंटर के पास में सारी शक्तियाँ आ जाती है, तो इसलिए भारत के संविधान को संघात्मक संविधान नहीं कहा जा सकता। इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए जिसके आधार पर उन्होंने भारत के संविधान को संघात्मक संविधान मानने में आपत्ति की है। फर्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति, कि जो स्टेट के गवर्नर है, राज्यपाल है, इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण रहता है। तो इस बात की फिर प्रत्यालोचना यह कहकर की गई कि जो राज्यपाल है वो एक केवल संवैधानिक प्रमुख है, वह अपनी शक्तियों का प्रयोग स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। सेकंड, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर केंद्र द्वारा कानून बनाना। यदि आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग यदि राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा ये कहे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि राज्य सूची में कोई विषय है उस पर केंद्र कानून बनाए, तो सेंटर उस पर कानून बना सकती है। परंतु हम देखें कि जो शक्तियों का विभाजन है वो किस प्रकार किया गया है कि राष्ट्रीय हित के विषय उस पर तो सेंटर कानून बनाएगा और जो स्थानीय महत्व के विषय उस पर स्टेट कानून बनाएगा। तो यहाँ पर राष्ट्रीय हित में ही तो सेंटर कानून बना रही है। तो ये जो आलोचना है इसकी प्रत्यालोचना भी की गई है। नए राज्यों का निर्माण, कि किसी भी नए राज्य का निर्माण करना हो, उसकी सीमा को बढ़ाना हो, उसकी क्षेत्र को घटाना हो, उसके नाम में चेंज करना हो, ये सारी की सारी पावर सेंटर केंद्र को दी गई है। क्यों दी गई है? हमारे देश की अखंडता को ध्यान में रखते हुए ये शक्ति दी गई है सेंटर को। आपातकाल में केंद्र का राज्यों पर प्रभावी होना। आपातकाल 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपात, संवैधानिक राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर आपात, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, और वित्तीय आपात। यदि ऐसी परिस्थितियां हैं तो उस समय सेंटर का स्टेट के ऊपर कंट्रोल होता है। तो ये भी हमारे देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शांति काल में तो जो सामान्य परिस्थितियाँ है उसमें तो केंद्र और स्टेट अलग अलग कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, परंतु आपातकाल यानी आपातकाल देश की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि केंद्र स्टेट के ऊपर अपना कंट्रोल रखे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यही कहा था कि भारत के संविधान में हालांकि कुछ ऐसे तत्व हैं जो उसके संघात्मक जो प्रवृत्ति है उस पर आघात करते हैं, परंतु राष्ट्रीय हित में ही केवल ऐसा संभव है, वरना सामान्य परिस्थितियों में भारत का संविधान एक संघात्मक है। अब चूंकि हम लॉ के स्टूडेंट हैं, आरजेएस का एग्ज़ाम देंगे, जेएलओ का एग्ज़ाम देंगे, या एलएलबी के अंदर भी अपन क्वेश्चन को जब आंसर देंगे तो ज़रूरी है कि हम उसमें कुछ केस लॉ का हवाला दें। बिना केस लॉ के लॉ संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल वर्सेस भारत संघ, पश्चिम बंगाल वर्सेस भारत संघ AIR 1963, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के बहुमत का तो ये मानना था कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है, परंतु न्यायाधीश सुब्बा राव ने अपने अल्पमत में भारत के संविधान को एक संघात्मक संविधान माना है। सेकंड, कर्नाटक राज्य वर्सेस भारत संघ, इस मामले में भी सुब्बा राव के निर्णय का समर्थन करते हुए न्यायाधीश बेग ने भारत के संविधान को संघात्मक माना है। एंड थर्ड इज SR बोम्मई वर्सेस भारत संघ AIR 1994, इस मामले में भारत के संविधान को एक परिसंघात्मक संविधान माना गया है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो भारत के संविधान का नेचर है, भारत के संविधान की जो प्रकृति है, भारत का संविधान मूल रूप में तो संघात्मक ही है, परंतु राष्ट्रीय हित में आपातकालीन परिस्थितियों में ये एकात्मक संविधान का रूप भी धारण कर लेता है। तो भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और न ही पूर्ण रूप से क्या है, एकात्मक है, बल्कि इन दोनों का अद्भुत मिश्रण है। थैंक्स।